राजीव दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शहर की भागदौड़, व्यस्तता और तनाव से परेशान होकर उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए कहीं शांत जगह चला जाए। तभी उसे याद आया कि उसका बचपन का गांव सिवाल अब भी वैसा ही शांत और दूरदराज है। सिवाल गांव से उसका बचपन जुड़ा था, लेकिन बीते 15 सालों से वह वहां नहीं गया था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह हमेशा शहर में ही रहा, पर अब उसे कुछ खींच रहा था उस गांव की ओर, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे बुला रहा हो। गांव पहुंचते ही बचपन की यादें ताजा हो गई। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और वो पुराना कुआं। लेकिन एक चीज बदली हुई थी। गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली। ये हवेली पहले वीरान हुआ करती थी, लेकिन अब उसके दरवाजे बंद नहीं थे। खिड़कियों से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। राजीव को अचरज हुआ, क्या कोई वहां रहने लगा है? उसने गांव वालों से पूछा तो सबने टालने की कोशिश की। उस हवेली का नाम मत लो, बाबूजी, एक बुजुर्ग ने कहा। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। कोई भी बाहर नहीं निकलता। गांव की औरतें दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगती थीं। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते नहीं थे। राजीव को यह सब अजीब लगा। उसने गांव के बुजुर्ग चंद्रा काका से पूछा, आखिर माजरा क्या है? चंद्रा काका ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, 20 साल पहले उस हवेली में एक तांत्रिक आया था। उसने गांव के एक परिवार को बलि चढ़ा दिया था ताकि अमरत्व प्राप्त कर सके, मगर उसका तंत्र अधूरा रह गया है और तब से वो आत्मा वहां कैद है। हर पूर्णिमा को वो किसी को बुलाती है और जो उसकी आवाज सुन ले वो लौट कर नहीं आता। राजीव ने यह सब सुना, लेकिन उसे अंधविश्वास लगा। उसने ठान लिया कि वो हवेली में जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी से पूरा गांव चमक रहा था, लेकिन हवेली अंधेरे में डूबी थी। राजीव ने एक टॉर्च और कैमरा लिया और चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर सब कुछ धूल से भरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। तभी उसे ऊपर के कमरे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। राजीव, उसका दिल धक से रह गया। क्या ये मेरी कल्पना है? उसने खुद से कहा, मगर आवाज दोबारा आई और इस बार और साफ थी। राजीव, तू आ गया। राजीव जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। वहां एक कमरा खुला हुआ था और अंदर एक युवती बैठी थी, सफेद साड़ी में, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तुम कौन हो? राजीव ने कांपते स्वर में पूछा। मैं रचना हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं यहां फंसी हुई हूं पिछले 20 सालों से। राजीव चौंक गया। 20 साल कैसे? रचना ने जो बताया वह सुनकर राजीव की रूह कांप गई। मैं उस हवेली में रहती थी। मेरे पिता ही वो तांत्रिक थे जिन्होंने मुझे ही बलि चढ़ा दी, लेकिन उनकी साधना अधूरी रह गई। मेरी आत्मा अब इस हवेली में कैद है और अब मैं तभी मुक्त हो सकती हूं जब कोई मेरी जगह ले। राजीव पीछे हटने लगा। तुम क्या चाहती हो? रचना मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसके बाल अपने आप उड़ने लगे। अब तुम मेरी जगह लोगे। राजीव ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां भी लोहे की जालियों से ढक गई। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, फर्श से खून रिसने लगा। राजीव ने जेब से नींबू और मिर्ची का टोटका निकाला जो चंद्रा काका ने दिया था। उसने वो कमरे के बीच में फेंका और जोर से बोला, नमः शिवाय। एक तेज चीख गूंजी। रचना की आत्मा ने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और कमरे में आग की लपटें उठने लगी। राजीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो खुल गया। राजीव किसी तरह भागकर गांव लौट आया। सुबह तक उसकी हालत खराब थी। शरीर कांप रहा था, आंखें लाल थीं और सिर भारी। चंद्रा काका ने तुरंत पुजारी को बुलाया और गांव के मंदिर में उसकी शुद्धि करवाई गई। उस दिन के बाद राजीव ने कसम खा ली वह कभी भी उस गांव में वापस नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद दिल्ली में राजीव के अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं होने लगीं। चीजें अपने आप हिलती,
रात को दरवाजे अपने आप खुलते और हर पूर्णिमा को उसे एक ही आवाज सुनाई देती, राजीव तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब रचना की आत्मा उसके साथ थी। वह हवेली से तो भाग गया, लेकिन आत्मा नहीं, वह बंध चुका था, उस अधूरी साधना का हिस्सा बन चुका था। अब राजीव दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था और एक दिन वो गायब हो गया। पुलिस ने जब जांच की तो उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं मुक्त हूं।